गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अ, जो टॉपिक पे जो चर्चा होने वाली है वो है, चर्चा का नाम समाजशास्त्र के उद्भव का बौद्धिक संदर्भ, यानी ज्ञानोदय काल, फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। ज्ञानोदय काल, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। टॉपिक सुनने में कुछ भिन्न सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बात चल रही है, लेक्चर जो चल रहा है वो हमारा समाजशास्त्र से संबंधित लेक्चर है। हम फ्रांस की क्रांति के बारे में, औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे लगता है जैसे हम इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, हिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो कंटेंट है हमारे लिए, ये कंटेंट कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है समाजशास्त्र की उत्पत्ति, उद्भव और विकास से संबंधित, क्योंकि यही दो तीन स्रोत हमारे पास ऐसे हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि समाजशास्त्र विषय की शुरुआत किन स्थितियों में प्रारंभ की गई या प्रारंभ हुई। क्योंकि समाजशास्त्र एक नया विषय है और 18वीं 19वीं शताब्दी से पहले समाजशास्त्र के ऊपर कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गई थी, प्रॉपर पुस्तक कोई नहीं लिखी गई थी जो हमें ये बता सके कि समाजशास्त्र उससे भी पहले पुराना विषय बनता है। समाज का जो अस्तित्व है वो मानव के अस्तित्व के साथ ही, समाज का जो अस्तित्व है वो मानव के अस्तित्व के साथ ही प्रारंभ होता है। तो ये है समाज की एक लंबा अतीत, समाज का एक लंबा अतीत है। समाज में पहले भी लोग रहते थे, पहले भी समाज का अस्तित्व था, समाज में हर चीज़ की व्यवस्था या समाज पहले से ही चलता हुआ है। लेकिन जो एक बौद्धिक प्रक्रिया समाजशास्त्र के द्वारा, यानी बौद्धिक प्रक्रिया के द्वारा जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है, कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र के ऊपर, समाजशास्त्र पर आधारित जो पुस्तकों का प्रसारण हुआ, पुस्तकें लिखी गई हैं, वो इन तीन घटनाओं पर आधारित होने के बाद है। क्योंकि कोई ऐसी पुस्तक प्रारंभ में कोई ऐसी समाजशास्त्र की पुस्तक नहीं लिखी गई है जिससे हम ये बता सकते कि समाजशास्त्र यहाँ से, समाजशास्त्र का यहाँ इस तिथि या इस समय से समाजशास्त्र हुआ। तो समाजशास्त्र की जो तिथि है, समाजशास्त्र का जो समय है, काल, वो इन तीनों घटनाओं पर आधारित होने के बाद, तीनों घटनाओं को समझने के बाद ही हम ये समझते हैं कि समाजशास्त्र यहाँ से शुरू हुआ। समाजशास्त्र पर विचार करने वाली जो बौद्धिक प्रक्रिया शुरू हुई थी वो ज्ञानोदय काल, फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पैदा होती है। सबसे पहली बात है, ज्ञानोदय काल क्या है? इसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट इन यूरोप। क्योंकि ज्ञानोदय काल का जो प्रारंभ, ज्ञानोदय काल का जो प्रक्रिया है वो यूरोप से शुरू होती है। एनलाइटनमेंट एनलाइटनमेंट का मतलब ज्ञान का उदय। ज्ञान के उदय से तात्पर्य यह है कि जब से विचारों में तर्क की प्रधानता, नहीं लॉजिक, जब से जो विचार व्यक्त किए जाते थे वो तर्क पर आधारित, जहाँ से विचारों को तर्क के आधार पर प्रस्तुत किया जाता था, चाहे मौखिक हो या किताबों में लिखी हुई। जैसे कि सर्वप्रथम जो किताब लिखी गई है इतिहास में, आप मौर्य काल के अंतर्गत चाणक्य की किताब थी अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन पुस्तक के अंदर जो भी चीज़ है वो है राजनीति से संबंधित। कहने का मतलब ये है, उस पुस्तक के अंदर राजनीतिक व्यवस्था पर जोर ज़्यादा दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स समाज के ऊपर भी चाणक्य ने लिखे हैं।
अर्थशास्त्र की पुस्तक में राजनीति व्यवस्था के बारे में उसने टोटल बताया है, राजनीति या राज्य की व्यवस्था, राज्य कैसे चलाए जाते हैं, वो सारे नियम कानून उन्होंने बताए हैं उसमें। लेकिन उनमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें समाज की व्यवस्था की, क्योंकि उस टाइम भी समाज था, मौर्य काल के अंदर भी समाज था, तो उन्होंने उस पुस्तक में भी समाज की व्यवस्था के पहले लोग कैसे रहते थे, खान पान, व्यवहार, व्यवसाय क्या थे, उस तरह से। लेकिन प्रॉपर पुस्तक नहीं बनती है वो, उसमें एक पॉइंट डाला हुआ है, एक पॉइंट है कि भाई अर्थशास्त्र में भी समाज के बारे में कुछ जानकारियाँ उस समय की प्रतीत होती हैं, जानकारी मिलती है। 1776 में 1776 में एडम स्मिथ की एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन अर्थशास्त्र के ऊपर किताब है, आर्थिक व्यवस्था के ऊपर पुस्तक लिखी गई है। लेकिन उस पुस्तक के अंदर भी इंग्लैंड की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके ऊपर, आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था का भी जिक्र आता। तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें समाज की व्यवस्था को दर्शाया गया है कि किन स्थितियों में किन स्थितियों में समाज अब से लेके पीछे से लेके अब तक गुजरा हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानोदय काल में पुस्तकों की रचनाएं हुई हैं। सबसे पहले सोक्रेटिस, प्लेटो की दी रिपब्लिक पुस्तक है। अरस्तु, इन लोगों ने प्राचीन काल के लेकर इन लोगों ने राजनीति शास्त्र के ऊपर काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उनमें भी हमें पढ़ने में पता लगता है कि वहाँ भी उन पुस्तकों में भी सामाजिक व्यवस्था का बारे में जिक्र है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। जैसे आज पूंजीवाद का युग चल रहा है, उससे पहले उपनिवेशवाद था भारत के अंदर, उससे पहले ज़मींदारी थी, राजतंत्र था। तो इस तरह से प्राचीन काल की जो पुस्तकें लिखी गई हैं, अर्थशास्त्र के ऊपर पुस्तकें लिखी गई हैं या राजनीति शास्त्र के ऊपर, राजनीति शास्त्र पर पुस्तकें लिखी गई हैं, उन पुस्तकों में भी कहीं ना कहीं छोटे या विस्तृत रूप में सामाजिक व्यवस्था के बारे में जिक्र होता हुआ आया है। माल्थस की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। उन्होंने जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या नियंत्रण का एक सिद्धांत दिया है कि भाई समाज में, राज्य में, देश में जनसंख्या कैसे बढ़ती है और जनसंख्या के निर्वाह के लिए जो मांग पूर्ति है वो किस तरह से वृद्धि होती है, उसकी जनसंख्या की वृद्धि किस तरह होती है, खाद्य पदार्थों की वृद्धि किस तरह होती है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं माल्थस के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था पर भी गौर होती है। उसमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है कि देश में जनसंख्या रेखा गणितीय हिसाब से बढ़ती है, जनसंख्या रेखा गणितीय हिसाब से बढ़ती है, और खाद्य पदार्थों की जो वृद्धि होती है, खाद्य पदार्थ में जो वृद्धि होती है वो अंकगणितीय वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 32, 64, इस तरह से इस मल्टीप्लाई के हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि होती है। और जो जनसंख्या जिन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होती है, वो खाद्य पदार्थ 1, 2, 3 गिनती के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6 के के अनुसार उसमें वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब है जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और जनसंख्या जिन खाद्य पदार्थों पर निर्भर है वो खाद्य पदार्थ उस गति से या उस स्पीड से वो खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति या खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हो पाता। तो इसका सीधा संबंध है गरीब, यानी कि भुखमरी पैदा होगी देश के अंदर, जनसंख्या ज़्यादा होगी, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी समस्याएँ
और मुद्दे सामने आने लगते हैं। तो ये भी ये जो सिद्धांत है जनसंख्या का, माल्थस का जो जनसंख्या का सिद्धांत है, ये भी कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करने वाला है, समाज को समझने वाला है। तो एनलाइटनमेंट इन यूरोप जिसको कहते हैं हम ज्ञानोदय काल, यानी ज्ञान का उदय, एक तरीके से जैसे अगस्त कॉम्ट ने बताया पॉजिटिविज्म का मतलब होता है साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रोसेस। तो विज्ञान का प्रादुर्भाव जहाँ से शुरू होता है, यानी कि जो चीज़ें हमें मतलब जो बातें हमें तर्क के हिसाब से करनी है, यानी कि जिन चीज़ों में हम तर्क वितर्क करके उसका परिणाम निकालते हैं, वो चीज़ें या पुस्तकों में जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, जब से इस पुस्तकों की रचना की गई है, वो समय जो है या किसी भी चीज़ को बारीकी से समझाना, तर्क वितर्क करना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें ही ज्ञानोदय काल से संबंधित हैं। इस तरह से ये सारी जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी इसमें ज्ञानोदय काल में जो भी घटनाएं या किताबें, पुस्तकें जितनी भी रचना हुई हैं, उनसे क्या है कि जो आने वाले बौद्धिक विचारक हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि भी हमें भी समाज के बारे में एक प्रॉपर तरीके से कुछ समझना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि भी ज्ञानोदय काल ने जो है आगामी बौद्धिक विचारकों को ये इस पर विचार करने पर विवश किया कि भाई हमें भी समाज के ऊपर एक ऐसा विचार व्यक्त करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जैसे कि और अन्य विषयों पर चर्चा हुई है। दूसरा कारण है समाजशास्त्र की उत्पत्ति में जो सहयोग करता है, वो है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति भी यूरोप से संबंधित है, क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था फ्रांस के अंदर उस समय प्रचलित थी, मैक्सिमम यूरोप के ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ में वही व्यवस्थाएं प्रचलित थी। फ्रांस की क्रांति के समय सामंतवाद की व्यवस्था वहाँ पर प्रचलित थी। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई। ये घटना जो है फ्रांस की क्रांति जुलाई 1789 यानी कि 1789 में फ्रांस की घटना यानी फ्रांस की क्रांति हुई। तो इसमें क्या है, उस समय फ्रांस में जो जनता थी वो बड़ी अस्त व्यस्त, मतलब कहने का मतलब वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो अस्त व्यस्त, असमानता, ऊंची नीच की भावना, स्वतंत्रता नहीं, आज़ादी नहीं थी, गुलामी की स्थिति में लोग वहाँ पर जी रहे थे, राजतंत्रता। फ्रांस में जिन राजाओं ने शासन किया उन्होंने वहाँ की जनता पर अत्याचार किए थे, क्योंकि कंडीशंस क्या थी, कंडीशन ये थी कि सामंतवाद यानी कि राजा के नीचे जो भी सामंत वो लोगों से शोषण करते, लोगों के साथ शोषण करते, अपनी जेबों को भरने वाले थे, अपने राज्य विस्तार में लगे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी चरमर थी, बिल्कुल चरमर। 1774 में जब लुइस सोल्वे ने फ्रांस का शासन संभाला, तो उस समय उसकी आयु केवल 20 वर्ष थी। वह एक आलसी, डरपोक और अस्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति था। उसी समय फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रभाव में वृद्धि होने के कारण, प्रोटेस्टेंट धर्म ईसाई धर्म था, के प्रभाव में वृद्धि होने के कारण उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लुइस 16, इससे पहले लुइस 14 है, इससे पहले लुइस 15, उससे पहले लुइस 14। लुइस 15 1715 में जब लुइस 15वें को फ्रांस का शासक बनाया तब उसकी आयु 5 वर्ष की थी केवल। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रांस के अंदर उस समय कोई इस तरह का प्रभावशाली राजा नहीं हुआ था। सामाजिक रूप से क्रांति से पहले फ्रांस का संपूर्ण समाज मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित था। उच्च वर्ग में चर्च के पादरी और कुलीन लोगों का समावेश, जबकि निम्न वर्ग में मध्यम वर्ग के लोग और श्रमिक वर्ग, किसान, मजदूर।
उच्च वर्ग के पादरियों को न केवल विशेषाधिकार मिले हुए थे, बल्कि उनके द्वारा सामान्य लोगों का धार्मिक शोषण करने के कारण भी उनके प्रति जनता की श्रद्धा तेजी से कम होती जा रही थी। कहने का मतलब ये, जब शोषण करोगे तो श्रद्धाएं, चर्च के लोगों के प्रति श्रद्धाएं कम होती जा रही थी, सम्मान कम होता जा रहा था। कुलीन वर्ग में जो बड़े बड़े सामंत थे, व्यापारी हैं, भूमि के मालिक थे, जो राज दरबारियों के रूप में फ्रांस में के अधिकांश राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने हुए लगे थे। इस उच्च वर्ग के वैभवशाली जीवन निम्न वर्ग के शोषण पर आधारित समाज था वो। अब ये देखने वाली बात यह है कि फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो थी उच्च वर्ग के वैभवशाली व्यक्ति और निम्न वर्ग के शोषण। दो समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। एक तो वैभवशाली उच्च वर्ग के लोग जो गिनती में बहुत कम थे, 1-2% ही, और निम्न जीवन बिताने वाले शोषक। दो समाज में दो प्रकार के वर्ग या व्यक्ति थे। समाज के मध्यम वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन इसी वर्ग के बुद्धिजीवी लोगों ने सबसे पहले पादरी और कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों का विरोध करना प्रारंभ किया था, क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत क्षमता थी मध्यम वर्ग के लोगों में, लेकिन कम थे। लेकिन जो विरोध करने का कार्य जो है मध्यम वर्ग के लोगों ने किया, थोड़े भी शिक्षित भी थे हल्के वक्त। छोटे छोटे चर्चों के पादरियों के साथ में भेदभाव का व्यवहार होने के कारण उन्होंने पादरियों के उच्च वर्ग का विरोध करना प्रारंभ किया था। तो कहने का मतलब ये है कि स्थिति ऐसी आ चुकी थी जैसे कहते हैं सिर से पानी ऊपर जा चुका है। तो किसान जो है शोषण का बोझ, अत्याचारों का बोझ उठाते थोड़े थक गए थे। कहने का तात्पर्य कि फ्रांस में राष्ट्र की रक्षा के लिए कुलीन सामंत लड़ते हैं, बड़े पादरी उनकी विजय के लिए प्रार्थना करते हैं, और इस सब का था आर्थिक बोझ किसान उठाते हैं। समझ में ये डेफिनेशन है कि फ्रांस में जो है, फ्रांस में राष्ट्र की रक्षा के लिए कुलीन सामंत लड़ते हैं। राष्ट्र की जो रक्षा होती है उसके लिए कुलीन और सामंत लोग, बड़े पादरी उनकी विजय के लिए प्रार्थना करते हैं, और इस सब का आर्थिक जो बोझ है वो किसान उठाते हैं। किसान यानी कि टोटल जो सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी होती है वो सभी का जो बोझ है वो किसान के ऊपर आकर पड़ता। नगरों में शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों की हालत सबसे अधिक दयनीय है। उच्च वर्गों द्वारा उनसे बेगार ले लेना एक मामूली सी बात होती है। फ्रांस में बढ़ती हुई सामाजिक असमानता और भ्रष्टाचार के कारण संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अंदर से खोखली हो चुकी थी। शासक वर्ग और कुलीन वर्गों की विशालता के कारण फ्रांस का संपूर्ण आर्थिक ढांचा टूट चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्रांस की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, वो सब खोखली हो चुकी थी, और इसी कारण की वजह से फ्रांस की जनता इससे ऊब चुकी थी और क्रांति करने के लिए विवश थी। तो जुलाई 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति का शंखनाद हुआ, तो उसमें 3 शब्द राष्ट्रीयता के पक्ष में 3 शब्द बोले गए: स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना। क्योंकि इन तीनों चीज़ों का या और सहयोगी चीज़ों की कोई नामो निशान तो था ही नहीं फ्रांस के अंदर। तो आवश्यकता के अनुसार जो कहने का मतलब ये फ्रांस का एक ये राष्ट्रीय नारा भी है, स्वतंत्रता। पहले स्वतंत्रता चाहिए, फिर समानता, इक्वलिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी और भाईचारा, प्रेम। तो कहने का मतलब ये है कि
जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति के बाद में इन बौद्धिक विचारकों ने, सामाजिक बौद्धिक विचारकों ने समाज पर प्रॉपर तरीके से समाज पर विचार करना प्रारंभ किया। ये प्रेरित करता है, फ्रांस की जो क्रांति है ये आगामी बौद्धिक विचारकों को प्रेरित करती है कि समाज के बारे में भी कोई व्यवस्थित तरीके से विचार या आइडियोलॉजी बनाई जाए। ये है एक फ्रांस की क्रांति। तीसरा पॉइंट आता है इसमें समाज शास्त्र, यानी कि सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए तीसरा पॉइंट आता है इंग्लैंड की रक्तहीन औद्योगिक क्रांति। ये भी यूरोपीय कंट्री है, इंग्लैंड भी एक यूरोपीय कंट्री है, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड की जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी, राजनीतिक पृष्ठभूमि, कुछ ना कहीं काफ़ी सारे कंट्रीज़ में भी इस तरह की समानता दिखाई देती है वहाँ पर। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, क्षमा करना, मैं इसी लेक्चर को आगे वाले क्लिप में आपको भेजना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्लिप ज़्यादा लंबी होती है, स्पेस ज़्यादा लेती है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप इससे आगे वाली क्लिप को देख सकते हैं। इसके लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति है, उसे मैं अगले वाली क्लिप में आपको समझाऊँगा। धन्यवाद।